India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आरआरटीएस प्रोजेक्ट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कहा, विज्ञापन के लिए 500 करोड़ दे सकते हैं पर परियोजना के 400 करोड़ नहीं। धन आवंटन पर अपने वादे का करना होगा पूरा पालन। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार। कोर्ट ने कहा, गूगल से पता चला कि सेंथिल की बीमारी जमानत लायक गंभीर नहीं। मणिपुर हिंसा मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से कहा, शवों की सम्मानजनक अंत्येष्टि सुनिश्चित हो। डीएनए नमूने जमा करने का भी दिया निर्देश। कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक हटी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलटा। कुश्ती महासंघ की कार्यकारी परिषद के चुनाव को मंजूरी दी। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने गूगल किया तो पता चला कि बालाजी की बीमारी इतनी गंभीर नहीं है कि उन्हें मेडिकल जमानत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल करें। साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि अदालत की किसी भी टिप्पणी से निचली अदालत प्रभावित न हो। सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की डीएमके सरकार में मंत्री रहे सेंथिल बालाजी को एक बार फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर बालाजी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि अदालत को गूगल से पता चला कि बालाजी द्वारा बताई गई चिकित्सीय स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि उन्हें चिकित्सा जमानत पर रिहा किया जाए। रोहतगी ने न्यायालय से आग्रह किया कि निर्णायक कारक ये होगा कि बालाजी बीमार हैं या नहीं। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर मेडिकल जमानत तय करने वाला एकमात्र कारक यह हो कि कोई कैदी बीमार है या नहीं, ऐसे तो कई अन्य लोग जमानत पर अपनी रिहाई के लिए दबाव डाल सकते हैं। न्यायालय ने मौखिक रूप से ये भी कहा कि बालाजी इसके बजाय नियमित जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। रोहतगी ने तब कहा कि वो शीर्ष अदालत के समक्ष चिकित्सा जमानत याचिका वापस ले लेंगे और नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि रोहतगी ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा बालाजी के भागने के खतरे के संबंध में पहले की गई कुछ टिप्पणियों पर भी आपत्ति दर्ज की, जो कि भाई के फरार होने के संदर्भ में दी गई थी।
रोहतगी ने तर्क दिया, मेरे भाई के लिए मुझे उसके पापों की कीमत चुकाने के लिए नहीं कहा जा सकता। मैं याचिका वापस ले लूंगा, लेकिन ये टिप्पणियां मेरे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने करीब 1 महीने पहले बीते 19 अक्टूबर को बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय का मानना है कि जमानत मिलने पर वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जमानत की अपील पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान 20 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के वकील को नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की थी। पीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी नियमित जमानत याचिका दायर करने में याचिकाकर्ता के आड़े नहीं आएगी। ईडी ने सेंथिल बालाजी को करीब 5 महीने पहले 14 जून नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को लावारिस शवों की सम्मानजनक अंत्येष्टि सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने डीएनए नमूने एकत्र करने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने आदेश दिया कि जिन शवों की पहचान की गई है और दावा किया गया है, उनके परिजनों को बिना किसी हस्तक्षेप के अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे 7 निर्देश जारी किए गए हैं। गौर रहे कि कोविड के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने शवों की सम्मानजनक अंत्येष्टि सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को आदेश दिया कि वह मणिपुर में हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के अज्ञात और लावारिस शवों को सम्मानजनक अंत्येष्टि सुनिश्चित करे। ये देखते हुए कि मई 2023 से हिंसा चल रही है, प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्तीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि शवों को अनिश्चित काल तक मुर्दा घर में रखना उचित नहीं होगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पहचाने गए शवों की सूची उनके परिजनों को विधिवत सूचित की जानी चाहिए और अंतिम संस्कार समुदाय के धार्मिक संस्कारों के सम्मान और पालन के साथ किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि चूंकि आपराधिक जांच चल रही है, इसलिए दफनाने से पहले डीएनए नमूने लिए जाने चाहिए। न्यायालय ने राज्य सरकार को निम्नलिखित 7 निर्देश पारित किए। जिन शवों की पहचान की गई है और दावा किया गया है कि उनके सभी निकटतम रिश्तेदारों को किसी भी पक्ष के हस्तक्षेप के बिना चिन्हित 9 दफन स्थलों में से किसी पर अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाएगी। निर्देश को प्रभावी करने के लिए राज्य 9 दफन स्थलों के बारे में निकटतम रिश्तेदारों को सूचित करेगा और इसे अगले सोमवार को या उससे पहले पूरा किया जाएगा। लावारिस शवों के संबंध में राज्य उनके परिजनों को एक और संचार जारी करेगा कि वे किसी भी दफन दाह संस्कार स्थल पर धार्मिक संस्कारों के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य को अज्ञात शवों का उचित धार्मिक अनुष्ठानों के साथ अंतिम संस्कार करने की अनुमति है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएंगे। ऐसी स्थिति में जब शव परीक्षण किया गया था, तब डीएनए नमूने नहीं लिए गए थे। राज्य ऐसे नमूनों को निकालना सुनिश्चित करेगा। राज्य एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर सकता है कि यदि शवों की पहचान की जाती है और दावा नहीं किया जाता, तो राज्य धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करेगा। न्यायालय ने राज्य से सुविधाजनक कदम उठाने को कहा ताकि राहत शिविरों में रहने वाले परिजन भी पहचान और अंतिम संस्कार के लिए शवों तक पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में जारी हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इसने पहले हिंसा की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक महिला न्यायिक समिति का गठन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो रैपिड रेल प्रोजेक्ट या आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से का पैसा देने के आदेश पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित करे। कोर्ट को मंगलवार को जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार के पास बकाया रकम का आंशिक भुगतान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस
आदेश पर पूरी तरह से अमल सुनिश्चित होना चाहिए। आंशिक भुगतान का कोई औचित्य बनता नहीं है। दिक्कत ये है कि दिल्ली सरकार को उस पैसे के भुगतान के लिए कोर्ट को दबाव बनाना पड़ रहा है जो उसकी जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का पूरा भुगतान करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 7 दिसंबर के लिए टाल दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने एक बार फिर दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप विज्ञापन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन आप इस परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं कर सकते। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं तो निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फाइनेंस मुहैया कराया जा सकता है। बहरहाल दिल्ली राज्य सरकार आज दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए बकाया रकम का भुगतान करने पर सहमत हो गई थी। तो आरआरटीएस प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार को आज फटकार लगी और इस दौरान धन आवंटन पर अपने वादे का करना होगा पूरा पालन, ये कहा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो रैपिड रेल प्रोजेक्ट या आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से का पैसा देने के आदेश पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित करे। कोर्ट को मंगलवार को जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार के पास बकाया राशि का आंशिक भुगतान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस आदेश पर पूरी तरह से अमल सुनिश्चित होना चाहिए। आंशिक भुगतान का कोई औचित्य बनता नहीं है। दिक्कत ये है कि दिल्ली सरकार को उस पैसे के भुगतान के लिए कोर्ट को दबाव बनाना पड़ रहा है जो उसकी जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का पूरा भुगतान करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 7 दिसंबर के लिए टाल दी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में केंद्र सरकार से सवाल किया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि सरकार दिल्ली का मुख्य सचिव बनने के लिए केवल एक व्यक्ति पर अटकी क्यों है। पीठ ने टिप्पणी की कि क्या आपके पास कोई अन्य आईएएस अधिकारी नहीं है जो मुख्य सचिव बन सके? आप जिसे चाहें नियुक्त कर सकते हैं। आप केवल उसी को क्यों अटकाए हुए हैं जो दिल्ली का मुख्य सचिव बन सकता है? कोर्ट ने मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की केंद्र सरकार की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सॉलिसिटर जनरल को बुधवार तक का समय दिया। अदालत आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा मौजूदा मुख्य सचिव के कार्यकाल के विस्तार या केंद्र सरकार द्वारा एक नए अधिकारी की एक तरफा नियुक्ति का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने अदालत से विकल्पों पर विचार करने का आग्रह किया और एक पैनल से एक उम्मीदवार का चयन करने या सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नियुक्त करने का इस दौरान सुझाव दिया। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि विस्तार स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनार कर एक तरफा निर्णय है। अदालत आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा मौजूदा मुख्य सचिव के कार्यकाल के विस्तार या केंद्र सरकार द्वारा एक नए अधिकारी की एक तरफा नियुक्ति का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने अदालत से विकल्पों पर विचार करने का आग्रह किया और एक पैनल से एक उम्मीदवार का चयन करने या सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नियुक्त करने का सुझाव दिया।
उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि विस्तार स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनार कर एक तरफा निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें भारतीय कुश्ती महासंघ या WFI चुनावों पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यकारी परिषद के चुनाव को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम ये समझने में विफल हैं कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया को हाई कोर्ट ने कैसे रद्द कर दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उचित कदम ये होता कि चुनावों को चलने दिया जाए और चुनाव के नतीजों को रिट याचिका में अदालत के समक्ष कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन किया जाए। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को संशोधित चुनाव कार्यक्रम तैयार करने को कहा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि चुनाव के नतीजे रिट याचिका में पारित आदेशों के अधीन होंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर अगस्त में अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। कुश्ती संघ के लिए 12 अगस्त को चुनाव होना था। 4 उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर थे, जबकि 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 2 कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और 9 उम्मीदवार कार्यकारी सदस्य पद के लिए मैदान में थे। 15 पदों पर 30 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। अध्यक्ष पद पर एक महिला ने भी आवेदन किया था। अध्यक्ष पद पर संजय सिंह के नामांकन को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा था। संजय को कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे ब्रिजभूषण शरण सिंह का करीबी बताया जाता है। उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ बजरंग पुनिया सहित प्रदर्शनकारी पहलवानों ने ऐतराज जताया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने इस संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। याचिका में मांग की गई थी कि भारतीय नागरिकों को पाकिस्तानी कलाकारों से कोई काम या प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। मामले को खारिज करने से पहले न्यायमूर्ति खन्ना ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता को अपनी सोच में इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने इससे पहले अक्टूबर में एक याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिका में कोई दम नहीं है क्योंकि इसमें प्रतिगामी कदम उठाने की मांग की गई है और ये सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति के खिलाफ है। विशेष रूप से उच्च न्यायालय ने भारत में अब समाप्त हुए क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हालिया भागीदारी का भी उल्लेख किया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि समग्र शांति और सद्भाव के हित में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सराहनीय सकारात्मक कदमों के कारण यह संभव हो सका। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का देशभक्ति का विचार गलत था। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध लगाने से भारतीय नागरिकों के व्यापार और व्यापार करने के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा। ये याचिका स्वयं घोषित सिने कार्यकर्ता फैज अनवर कुरैशी ने दायर की। उन्होंने ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के प्रतिबंध का हवाला दिया था, जिसने भारतीय फिल्म उद्योग में पाकिस्तानी कलाकारों को शामिल नहीं करने का फैसला किया था। कुरैशी ने दावा किया था कि उनके द्वारा मांगी गई राहत नहीं देने से भारतीय कलाकारों के साथ भेदभाव होगा, जिन्हें पाकिस्तान में कथित तौर पर अनुकूल माहौल नहीं मिलता है। उधर केरल उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश
पारित कर भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तारी से बचाया, जिसमें वो आरोपी हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद नियाज सीपी ने लोक अभियोजक की इस दलील पर गौर करने के बाद आदेश पारित किया कि दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझ गया है। उन्होंने श्रीसंत के वकील को वास्तविक शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय की। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वो शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाए, क्योंकि लोक अभियोजक ने कहा कि मामला सुलझ गया है, जल्द से जल्द एक आवेदन दायर करें। 8 दिसंबर 2023 को पोस्ट करे अंतरिम आदेश दिया गया। श्रीसंत ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए दावा किया कि कन्नूर टाउन पुलिस द्वारा दर्ज मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। कहा जाता है कि जिस कथित लेन देन में मामला निहित है वो शिकायतकर्ता और 2 अन्य व्यक्तियों सह आरोपी के बीच 2019 में हुआ था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सह आरोपी ने उसे इस नई क्रिकेट अकादमी में साझेदारी का वादा किया था। कहा जाता है कि इस तरह के आश्वासन पर शिकायतकर्ता ने 2019 में पहले और दूसरे आरोपी को पैसे ट्रांसफर किए थे। हालांकि जब ये योजना विफल हो गई तो शिकायतकर्ता ने पहले और दूसरे आरोपी के साथ साथ श्रीसंत के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। इसके बाद श्रीसंत ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। याचिका के अनुसार श्रीसंत की कथित धोखाधड़ी प्रकरण में कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि उन्होंने केवल मुफ्त में इनपुट प्रदान किए। जब उनसे क्रिकेट अकादमी शुरू करने के लिए सलाह मांगी गई थी, उन्होंने आगे दावा किया कि शिकायतकर्ता या पहले और दूसरे आरोपी के साथ उनका कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुआ है। उधर पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आधार पर एक शादी को रद्द कर दिया कि दूल्हे को बंदूक की नोक पर शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सप्तपदी या 7 फेरे नहीं किए गए थे। न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह तब तक पूरा नहीं होता जब तक दूल्हा और दुल्हन सप्तपदी नहीं करते। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने 2001 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि सप्तपदी और दत्ता होमम या पवित्र अग्नि में घी के होम के अभाव में पारंपरिक हिंदू विवाह मान्य नहीं होगा। अदालत सेना के एक सिग्नल मैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दावा किया था कि 30 जून 2013 को लखीसराय मंदिर में पूजा के दौरान उसके चाचा का अपहरण होने के बाद उसे एक महिला से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसी दिन उसे दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया गया और बंदूक की नोक पर धमकी देते हुए बिना किसी अन्य अनुष्ठान के शादी करने के लिए मजबूर किया गया। आपराधिक शिकायत के साथ याचिकाकर्ता ने एक परिवार अदालत के माध्यम से जबरन विवाह को रद्द करने की भी मांग की। फिर राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दुल्हन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह एक व्यवस्थित विवाह था जो सामान्य रूप से किया गया था। हालांकि अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि विवाह समारोह सामान्य को छोड़कर कुछ भी प्रतीत होता है। अन्य पहलुओं के अलावा अदालत ये जानकर आश्चर्यचकित थी कि विवाह समारोह का संचालन करने वाले पुजारी के पास महत्वपूर्ण ज्ञान की कमी थी, जिसमें ये भी शामिल था कि शादी कहाँ की गई थी। अदालत कथित विवाह की तस्वीरों से भी आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि इसे ट्रायल कोर्ट में सबूत के रूप में ठीक से प्रदर्शित या स्वीकार नहीं किया गया था। इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने विवाह को रद्द कर दिया और परिवार अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। फिलहाल कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.